ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग शेयर मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे। एंड द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी दलाल स्ट्रीट यानी ब्रोकर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स देख लिए थे। फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होते हैं, ये समझ लिया था। मटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट या शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में देख लिया था। उसके बाद डीमैट का क्या कंसेप्ट होता है हमने इसके बारे में देख लिया था। हमने देखा था कि शेयर मार्केट से शेयर्स को खरीदने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कितने टाइप्स के अकाउंट की जरूरत थी। जैसे पैसे रखने के लिए सेविंग अकाउंट, शेयर को डिपॉजिट करने के लिए डीमैट अकाउंट, और शेयर को बेचने और खरीदने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। ये 3 तरीके के अकाउंट के बारे में भी हमने समझ लिया था। क्लियर? ओके, अब हम लोग आगे इसमें समझते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि जो ये होता है हमारा सर्टिफिकेट होता है, जो फिजिकल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट था, ठीक है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक तरीके का एक शेयर सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 1980s के दशक में जो ब्रोकर्स होते थे वो क्या देते थे, शेयर के बदले एक ऐसा सर्टिफिकेट देते थे जिस पर उस शेयर होल्डर का नाम लिखा रहता था। ठीक है, जैसे ये नाम है, यहाँ पर शेयर होल्डर का नाम, फिर उसने कितने शेयर्स परचेस किए हैं उसकी क्वांटिटी लिखी रहती थी। बस समझ में आ रही? और शेयर की जो वैल्यू क्या होती थी वो लिखी रहती थी। ठीक है, एक शेयर की क्या वैल्यू रहती थी वो लिखी रहती थी। तो इन सब चीजों को बाद में क्या क्या लूप होल्स थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इसकी वजह से सेबी ने क्या गाइडलाइन दी कि सबको डीमटेरियलाइज्ड करना पड़ेगा। जितनी भी कंपनियां हैं उनको अपना शेयर्स क्या करना पड़ेगा, डीमैट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनियां तो अपना सारा का सारा शेयर्स डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी, लेकिन बताओ वो इंसान जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वो कहां से डीमैट करवाएगा, है कि नहीं? जिस इंसान के पास ये सर्टिफिकेट है वो कहां से डीमैट करवाएगा? तो उसके लिए भी तो कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि तुमको मैंने चेक दिया कि जाओ यूनियन बैंक का येलो चेक है 10,000 का, यूनियन बैंक में डाल लो, तो तुम गए 10,000 का चेक यूनियन बैंक में तुमने डाल दिया। तो वो यूनियन बैंक कहाँ ले जाता है? उस चेक को अपने एक ब्रांच में ले जाएगा जिसे हम लोग डिपोजिटरी कहते हैं, वहां पर ले जाएगा और वो उसे क्लियर करेगा। ठीक है, पहले हमने डिपॉजिट कर दिया कहाँ पे, यूनियन बैंक पे, और उसके बाद वो ले करके जाएगा किसी एक ब्रांच में जहां पर वो चेक क्या होगा, क्लियर होगा। कहते हैं ना कि चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है कि नहीं? तो वहां पर वो सारा का सारा चेक क्लियर होता है। वैसे ही जो हमारा ये फिजिकल सर्टिफिकेट होता था, फिजिकल सर्टिफिकेट, इसको भी डीमैट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनियां काम करती थी। ठीक है, जिन्हें कहा जाता, उन कंपनियों का नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज। ये दोनों क्या है, कंपनी है। और इन कंपनियों का काम क्या होता है कि ये कोई भी मटेरियलाइज्ड सर्टिफिकेट को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना। जैसे आज के टाइम पीरियड में अगर किसी के दादा परदादा ने 90 या 80 के दशक में कोई शेयर खरीद रखा था, तो उनके पास तो क्या रहा होगा, ये शेयर सर्टिफिकेट रहा होगा, है ना? और आज के टाइम में इस शेयर सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तुम्हें अपने शेयर्स को किस फॉर्मेट में रखना है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, यानी डीमैट अकाउंट में रखना है। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट में उस शेयर को रखने के लिए पहले तुम्हें इसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट तो करवाना होगा, है ना? तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है समझो। जैसे तुमने खरीदा होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने, किसी ने जिससे शेयर खरीदा होगा, कोई ना कोई ब्रोकर रहा होगा, है ना? किसी ब्रोकर से खरीदा होगा ना। हाँ, अब इसको समझो कि जैसे ये हो गए ओनर ने शेयर किससे खरीदा है, ब्रोकर से। ठीक है, ब्रोकर से, इसको थोड़ा छोटा कर दो फिर बाद में बताता हूं। ठीक है, ब्रोकर से खरीदा है। अब जब इनको डीमैट फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करवाना है, डीमैट में, तो इन्हें अपना सर्टिफिकेट किसको देना होगा, ब्रोकर को। ब्रोकर, अब ये ब्रोकर किसी जिस कंपनी का शेयर खरीदवाया होगा वो सर्टिफिकेट को देगा उस कंपनी में। कंपनी वेरीफाई करेगी कि भाई ठीक है,
ये जिसके नाम पर इशू है वो पर्सन है, उसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट है, उसने मेरे कंपनी का इतना शेयर खरीदा हुआ है। ठीक है, ओके। अब वो कंपनी उस शेयर सर्टिफिकेट को देगी इन दोनों कंपनियों में से किसी एक को, या तो वो NSDL को दे, ठीक है, या तो वो कंपनी CDSL को दे। ठीक है, और ये दोनों कंपनियों के पास जब शेयर सर्टिफिकेट जाएगा तो ये दोनों कंपनियां उस शेयर सर्टिफिकेट को क्या कर देंगी, ई फॉर्मेट में कर देंगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देंगी। किसमें कन्वर्ट कर देंगी, ई फॉर्मेट या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ठीक है, और उसके बाद जब तुम अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओगे और एक नंबर मिलेगा, वो नंबर को जैसे ही डालोगे तुम्हारा जो शेयर्स रहेगा, जितना शेयर चाहे तुमने 500 खरीदा हो या 1000 खरीदा हो, वो सारा का सारा शेयर किसमें दिखने लगेगा, डीमेट अकाउंट में। ठीक है, डीमेट अकाउंट में। तो समझ में आया कि जो फिजिकल फॉर्म होता है, जो फिजिकल फॉर्मेट होता है या फिजिकल सर्टिफिकेट होता है शेयर का, उसको ई फॉर्मेट या डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, NDSL और CDSL का। ठीक है, NDSL और CDSL का। NDSL का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। लिमिटेड यानी ये भी क्या, एक कंपनी है जो क्या करती है, काम करती है। क्या काम करती है, तो ये मटेरियल फॉर्म ऑफ शेयर सर्टिफिकेट को डीमटेरियल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया, टू कन्वर्ट मटेरियलाइज्ड सर्टिफिकेट या मटेरियल सर्टिफिकेट इनटू डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि जो हमारा सर्टिफिकेट है, अगर जैसे तुमसे कोई आ करके कहता है कि बहन सुनो, मेरे पास जो कि 100 शेयर्स हैं टाटा कंसल्टेंसी के, TCS के, खरीद लो मुझसे, तो तुम पहले पूछोगी अच्छा जो है किस पे है तुम्हारा, लाइक डीमैट अकाउंट वगैरह है, या इसको तुमने डीमटेरियलाइज फॉर्म में करवाया है, तो कहेगा नहीं, ये क्या होता है। तो तुम उसको बताओगी कि जाओ अपना जो सर्टिफिकेट है उसको ले जाओ अपने ब्रोकर को दो, तुम्हारा ब्रोकर उस कंपनी में देगा, और वो कंपनी जाके जिसमें रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी, चाहे वो NSDL में रजिस्टर्ड हो या CDSL में रजिस्टर्ड हो, वहां देगी, और वो जो NSDL और CDSL है ये लोग उसे ई फॉर्मेट में कर देंगे। फिर तुम अपना शेयर बेच देना तो खरीदा जाएगा शेयर। समझ में आया। तो कहेगा कि ये जो NSDL और CDSL है, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं डिपोजिटरीज। ये दोनों क्या कहलाते हैं, डिपोजिटरीज। ठीक है, डिपोजिटरीज। और इसमें क्योंकि कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और ब्रोकर्स भी रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि ये जो NSDL होते हैं या CDS होते हैं, ये दोनों वेरीफाई करते हैं कि क्या अच्छा यही ब्रोकर है, इस ब्रोकर का अकाउंट हमारे यहाँ है कि नहीं है, कहीं इलीगल काम तो नहीं चल रहा है, वो सारा का सारा वेरिफिकेशन करते हैं। इसलिए ब्रोकर्स को इन NSDL और CDSL जो डिपोजिटरी हैं, इनके पार्टिसिपेंट कहते हैं, डिपोजिटरीज पार्टिसिपेंट। तो ब्रोकर्स क्या कहलाते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। शॉर्टकट में DPs। ठीक है, DPs, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। तो NSDL और CDSL का काम क्या होता है, क्या कन्वर्ट करना, मटेरियल सर्टिफिकेट को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, मटेरियल सर्टिफिकेट को डीमटेरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। इतना क्लियर है। ओके, अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जब कभी भी शेयर्स वगैरह खरीदा जाता है, ठीक है,
तो शेयर्स खरीदने के लिए हमें एक टाइम पीरियड का पता होना चाहिए कि अच्छा कोई भी जैसे दुकान अगर हमको जाना है यहाँ पे डी मार्ट में, तो हमको पता होना चाहिए ना, अच्छा डी मार्ट सुबह कितने बजे खुलेगा, कितने बजे तक ओपन रहेगा शाम को, है ना, किस किस दिन ओपन रहेगा, किस दिन नहीं जा सकते हैं, किस दिन ज्यादा ऑफर आएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ तो एक टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वैसे ही जब शेयर मार्केट में हम लोग शेयर मार्केट से शेयर को खरीदते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि शेयर मार्केट कब ओपन होगा, इसकी क्लोजिंग टाइमिंग क्या है कि नहीं। तो अब हम समझते हैं मार्केट टाइम पीरियड, ठीक है, या जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट आवर। क्या कहते हैं? मार्केट आवर, ठीक है। एक एक करके समझाता हूं मैं। देखो जस्ट गिव मी अ सेकंड। मार्केट आवर, मार्केट आवर, ठीक है, मार्केट आवर। जो शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट का ओपनिंग टाइम पीरियड है 9:15 पर, ठीक है। शेयर मार्केट कितने बजे खुलता है? 9:15 पर ओपनिंग टाइम, ठीक है, ओपनिंग टाइम है 9:15 और शेयर मार्केट क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग टाइम, वेरी गुड, 3:30 बजे, ठीक है, 3 बजे। तो क्योंकि यहां पर ये 1 बजे 2 बजे 3 बजे नहीं चलता है, 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है, 13 बजे 14 बजे 15 बजे, समझ में आया? तो ये 15:30 पर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाता है। यानी कि जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम और तुम कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में ट्रेडिंग कर सकते हैं? 9:15 से लेकर के 3:30, 9:15 से लेकर के 3:30, इतना समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अब यहां शेयर मार्केट में ना कुछ और टर्मिनोलॉजी है कि जैसे 9:15 से पहले, 9 से लेकर के 9:15 के बीच में एक शेयर मार्केट ओपन हो जाता है। लेकिन उसमें देखो यहां 2 टर्मिनोलॉजी समझना अच्छा, पहले फिर उसको समझाता हूं। एक चीज होती है कि जब हम लोग शेयर को क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, खरीदते हैं। तो हम लोग ना जैसे कि ऑनलाइन जाते हैं, तो ऑनलाइन अगर मुझे पसंद आ गया कि कोई शूज है, कौन सा शूज ले लूं? कोई शूज, हाँ एडिडास का शूज है, मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया और एडिडास का शूज मुझे पसंद आ गया। तो जैसे ही मैंने एडिडास का शूज खरीद लिया और मैंने परचेज किया फ्लिपकार्ट से, तो क्या जैसे खरीदा मुझे तुरंत मिल जाएगा? नहीं, मैंने पहले ऑर्डर प्लेस करूंगा तो दिखाता है ना ऑर्डर प्लेस्ड, फिर तुम्हें मैसेज आता है, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर होगा तुम्हें कुछ दिन के बाद। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगर तुमने कैश ऑन डिलीवरी किया है तो जब तुम्हारा ऑर्डर आएगा तब तुम पैसे दोगे, और अगर ऑनलाइन पे कर दिए हो तो तुम्हारा पैसा ऑनलाइन पेड हो गया रहता है तुरंत, ठीक है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में भी कुछ टर्मिनोलॉजी है। जब तुम किसी का शेयर खरीदते हो तो उसे कहते हैं हम लोग ऑर्डर करना, और जैसे ही वर्ड सुनाई दे ऑर्डर करना, इसका मतलब समझ जाना, जैसे ही तुम खरीदोगे ना तुरंत तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। वो टाइम क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और जब तुम्हारे अकाउंट से पैसा तो तुरंत कट जाएगा, लेकिन जिसने बेचा रहेगा यानी जिसका तुमने शेयर खरीदा रहेगा उसके अकाउंट में तुरंत पैसा भी जाएगा नहीं, इट विल टेक सम टाइम। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इन सबको समझते हैं पहले। तो पहला चीज हम समझते हैं ऑर्डर, ऑर्डर, और दूसरा चीज होता है जब ये सारा का सारा चीज कंप्लीट हो जाता है उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूट होना। तो एक टर्मिनोलॉजी समझो ऑर्डर, ऑर्डर, और दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या होती है? एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट। ऑर्डर मतलब प्लेस कर देना या बाई कर लेना, बाई कर लेना या सेल कर देना, ठीक है, बाई या सेल, बाई या सेल। तुमने बाई कर लिया तो भी ऑर्डर है, सेल कर दिया वो भी क्या है? एक ऑर्डर है, ठीक है। और एग्जीक्यूट करना तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाना, जैसे तुमने अगर बाई किया होगा तो तुम्हारे डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएगा,
वो कहलाएगा एग्जीक्यूशन। और उसके बाद जब तुमने सेल किया होगा तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएगा तो वो भी कहलाएगा एग्जीक्यूशन। समझ में आया? तो क्रेडिट 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 इन योर अकाउंट। ठीक है, क्या हुआ? अरे सॉरी, मैंने सेडिट लिख दिया है, क्रेडिट। ठीक है, लिख देता हूं क्रेडिट। ठीक है, जब तुम्हारे अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट हो जाए तो उसे हम कहेंगे क्या? जी एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस हो जाना एक अलग बात है, एग्जीक्यूट हो जाना एक अलग बात है। एग्जीक्यूट का मतलब एक चीज और समझ सकते हैं कि प्रोसेसिंग में चले जाना। ठीक है, मैं इसको क्या कर सकता हूं? प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग में जैसे हम लोग, मैंने बताया कि अमेजोन पे मैं अगर ऑर्डर किया तो अभी ऑर्डर करूंगा, मुझे एक टेक्स्ट आ जाएगा कि हाँ तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेकिन वो अभी प्रोसेसिंग में गया है नहीं गया है, इसका भी एक वेरिफिकेशन, एक ईमेल आता है कि नहीं, है ना? तो वैसे ही हम ऑर्डर कर देते हैं, कोई चीज खरीद लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट होने का भी अपना एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ इतने टाइम के बाद वो एग्जीक्यूट होगा, यानी आगे प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मैं क्रेडिट की जगह ना प्रोसेस लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, क्रेडिट की जगह ये प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। ठीक है, ओके। अब देखो 9:15 से 3:30 के बीच में तुम ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, वो एग्जीक्यूट भी सेम टाइम पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुमने 9:16 पर ऑर्डर प्लेस किया, वो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोसेसिंग में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में चीजों को क्रेडिट होने में 2 दिन का वक्त लगता है। टाइम कितना लगता है? तो उसे कहते हैं T+2 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज, अब ध्यान से समझना, वर्किंग डेज मतलब क्या? कि ये जो हमारा शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट हफ्ते में 5 ही दिन काम करता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है इसकी। ठीक है, शेयर मार्केट का सैटरडे संडे क्या रहती है? छुट्टी रहती है। तो ये मंडे से फ्राइडे। ठीक है, इसे हम वर्किंग डे कहते हैं। अगर इस मंडे फ्राइडे के बीच में कोई नेशनल हॉलीडे आ गया तो उस दिन भी शेयर मार्केट क्या रहेगा? बंद रहेगा। ठीक है, बंद रहेगा। और ये टी क्या होता है? तो कहते हैं ट्रेडेड डे, जिस दिन तुमने ट्रेड किया, ट्रेड डे, ट्रेड डे। इसको सिंपल एग्जांपल में अगर कहूं कि जैसे आज कौन सा दिन है? आज है ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। अगर मैंने कहा कि तुमने ट्यूसडे को कोई शेयर क्या किया? बाई किया, शेयर को तुमने बाई किया, तो ये शेयर तुम्हारे अकाउंट में 2 दिन बाद आएगा। 2 दिन बाद कितना हो जाएगा? ट्यूसडे के बाद वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, यानी थर्सडे को T+2 वर्किंग डेज, यानी आज का ट्यूसडे प्लस 2 वर्किंग डेज, वेंसडे और थर्सडे, ये 2 दिन के बाद तुम्हारे अकाउंट में शो करेगा कि तुमने इतना शेयर इस कंपनी का खरीद लिया है। समझा? तो थर्सडे तुम्हारा क्या हो गया? ये क्रेडिट जिस दिन तुम्हारे अकाउंट में शो करने लगेगा। तो ये समझ में आया कि T+2 वर्किंग डे का क्या मतलब हुआ? हाँ, ठीक है। तो ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं या किसी, हाँ, फ्राइडे को किया अगर, तो तुमको सैटरडे संडे छोड़ दो, फिर मंडे और ट्यूसडे 2 दिन के बाद आएगा वेंसडे को। वेंसडे को, जैसे देखो फ्राइडे को किया तो फ्राइडे हो गया तुम्हारा T+2 डे, और तो सैटरडे संडे तो होगा नहीं, सैटरडे संडे गया, अब मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन और रहेगा, तो आएगा कब? वेंसडे को। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें ट्यूसडे को अगर किया तो वेंसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे को क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां थर्सडे नहीं, फ्राइडे को क्रेडिट हो जाएगा, फ्राइडे को। हाँ हाँ, तो फिर और 2 दिन ले लो। अगर मंडे को कोई नेशनल हॉलीडे हो गया तो तुम्हारा सैटरडे भी कुछ नहीं होगा, संडे भी कुछ नहीं होगा, मंडे नेशनल हॉलीडे है तो मंडे को भी कुछ नहीं होगा,
अब ट्यूसडे प्लस 2 वर्किंग डेज और, समझ में आया? ट्यूसडे प्लस 2 वर्किंग डेज और, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अब आगे समझते हैं। अब देखो ये एक टाइम पीरियड है, ठीक है, इतना रखा है कि ऐसा कभी कभी हो सकता है कि इससे कम भी टाइम में ले ले, ठीक है, इससे कम टाइम पीरियड में भी हो जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा सर तुम्हारा जैसे घर बन रहा है मान लो, तो तुम पूछते हो मिस्त्री से कि कितने दिन में घर बन जाएगा, तो बताता ना कि कम से कम 1 महीना तो लगेगा। 1 महीना से कम में भी हो सकता है, बट वो एक टाइम बाउंडेशन दे देता है ना कि हाँ इतने दिन में, मतलब इतना दिन तो लगेगा। क्लियर है? हाँ, तो ऐसे भी उन लोगों ने T+2 वर्किंग डेज दिया है कि T+2 वर्किंग डे कम से कम तो लगेंगे ही, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि अब ये जो था मटेरियलाइज्ड फॉर्म में जब था तो इस वक्त क्या लगता था, मैंने बताया था T+30 लगता था, T+30 है ना, बताया था कल कि जब ये मटेरियलाइज्ड फॉर्म में था तो यहाँ का प्रोसेस बहुत लंबा था। एक शेयर को खरीदने बेचने में बहुत टाइम पीरियड चला जाता था। जिस दिन तुमने ट्रेडेड किया उसके 30 दिन के बाद में तुम्हारा शेयर बेचाएगा खरीदाएगा, पता चला उतने टाइम पीरियड में तुम्हारे शेयर की वैल्यू कहां से कहां पहुंच जाती थी। हाँ, तो और टाइम चला जाएगा ठीक है, और टाइम चला जाएगा। हाँ, संडे सैटरडे तो होते थे, ठीक है, तो ये जो वर्किंग डे रहते थे T+30 वर्किंग डेज, ठीक है। तो 1996 में जो है सेबी ने लाया कि भाई इसको अब क्या किया जाए, डीमैट फॉर्मेट में सारे के सारे जो शेयर्स हैं उनको कर दिया जाए। लेकिन आज भी हम देखें तो बहुत जो कंपनियां हैं उनके मैक्सिमम जो शेयर्स है ना वो मटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही है, ठीक है, वो पूरे के पूरे शेयर्स को डीमैट फॉर्म में नहीं किए वो लोग, बहुत सारे शेयर्स वो लोग मटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही रखते हैं, जिसको उनके जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स वो लोग ओन करते हैं, ठीक है, उनके पास रहता है अपना सारा का सारा, और बाकी जो जनता के लिए रहता है वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। हाँ, तो इतना चीज पहले ये समझ में आ गया। मार्केट, शेयर मार्केट कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है, 3:30 को, ठीक है। अब देखो, अब ना इस मार्केट ओपन होने से पहले भी एक टाइम आता है जिसे कहते हैं प्री मार्केट आवर या प्री ओपनिंग मार्केट टाइम। मैं समझाता हूं, देखो ये क्या है, तीसरा लिखता हूं, तीसरा प्री मार्केट ओपनिंग आवर, ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले। ये होता है 9 से 9:15, 9 बजे से 9:15, ठीक है, 15 मिनट, ये 15 मिनट। अब ये 15 मिनट में होता क्या है वो समझने वाली बात है। 9 से 9:15 प्री मार्केट ओपनिंग आवर कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक होता है, 9 से 9:15। अब देखो ये 9 से 9:15 के बीच में ना हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा। और प्रोसेसिंग में कब जाएगा, 9:15 होते ही, 9:15 के बाद वो धकाधक प्रोसेसिंग में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कोई चीज खरीदना है किसी कंपनी का तो हम उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है, बेचना है तो बेच सकते हैं। तो ये 9 से 9:15 के बीच में भी ना, 9 से 9:15 के बीच में भी कुछ टाइमिंग डिवाइडेड है। जैसे कि पहले 9 से लेके 9:07 के बीच में, 9 से लेकर के, समझना, 9 से लेकर के 9:07 के बीच में जो स्टॉक एक्सचेंज होती हैं, चाहे वो अपना NSE BSE हो या NSE हो, वो लोग ना ऑब्जर्व करती हैं कि आज के दिन, मतलब जैसे कि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे की सुबह को जो है जब मार्केट ओपन होने वाला रहेगा, जैसे आज ट्यूसडे ना, कल की बात करते हैं कि कल वेडनेसडे है, तो कल अगर मार्केट ओपन होने वाला रहेगा तो 9 बजे पहले मार्केट ओपन हो जाएगा। वो मार्केट 9 से 9:15 के बीच में
सारी की सारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लोग ऑब्जर्व करेंगी कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? मार्केट में डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है। अब इसको ग्राफ की तरह से समझना, ठीक है? ग्राफ से समझेंगे तो आसानी होगा। जैसे ये है टाइम मैंने यहां शुरू किया 9 और ये हो गया 9:07 और मैं यहां ले लेता हूं 9:15, ठीक है? 9:15 और ये है वैल्यू, ठीक है? वैल्यू यानी कि डिमांड और सप्लाई शेयर की, डिमांड सप्लाई शेयर की, ठीक है? तो 9:09:07 के बीच में ये जो स्टॉक एक्सचेंज होती हैं ये ऑब्जर्व करती हैं कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, ठीक है? डिमांड ज्यादा है या सप्लाई। अच्छा, अगर डिमांड ज्यादा रहेगा यानी लोग फटाफट क्या कर रहे होंगे, शेयर को खरीद रहे होंगे, है ना? शेयर को खरीद रहे होंगे। वहां पर ऑर्डर मैंने कहा ना, इसके बीच में 9 से 9:15 के बीच में हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। आम पब्लिक, ठीक है, आम पब्लिक को दिखेगा कि हाँ वो ऑर्डर वो खरीद रहा है या बेच रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में खरीदा और बेचा नहीं जा रहा है। वो किसको दिखाई दे रहा है? जो स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे बीएससी और एनएससी, ये लोग खड़े होकर के पूरी तरीके से, मतलब ये लोग क्या, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आज के दिन में डिमांड, मतलब कि क्या चीज चल रहा है मार्केट के, मार्केट में किसी कंपनी का मांग ज्यादा है या उसको उस कंपनी के शेयर्स को बेचा जा रहा है। अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तो लोग फटाफट खरीदेंगे और जब खरीदेंगे तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से होगा और धीरे धीरे ये कर्व कहाँ होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा होता रहेगा, है कि नहीं? डिमांड ज्यादा होगा। और अगर डिमांड बहुत कम है, लोग बेच रहे होंगे, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ भागेगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ भागेगा। अब यही 15 मिनट ना डिसाइड करता है, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग अगर यही 15 मिनट खाली आराम से बैठ करके देख लेना तो वो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज पूरे दिन भर में मार्केट की सिचुएशन क्या रहेगी। समझ में आया क्या? हाँ, वो सबको दिखाता है। 9 बजे का ग्राफ वो सबको दिखाता है। यहाँ पर ऑर्डर प्लेस होते हैं लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है? ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि 9 बजे ही मार्केट ओपन हो जाता है, जिसे प्री मार्केट आवर कहते हैं, और उसमें क्या होता है। समझा रहे क्या? अब इसमें ये टाइमिंग क्यों, ये प्री मार्केट आवर क्यों है? क्योंकि ऐसे में क्या होता था कि मान लो कि 9:15 पे मैं आया शेयर खरीदने के लिए। अब मुझे पता ही नहीं है कि आज शेयर कहां पर जाने वाला है, ठीक है? मुझे पता ही नहीं कि आज शेयर कहां पर जाने वाला है। मुझे बस एक ऐसे मान लो लाइन है और यहां से शेयर का ऐसे फ्लक्चुएशन दिखा कि ऐसे ऐसे है, तो मुझे लगा क्या कि अभी नीचे है लेकिन आज दिन भर में तो बढ़ जाएगा ना। मैं तो ये सोचूंगा दिन भर में बढ़ जाएगा तो मैं शेयर खरीद लेता हूं, नीचे है। लेकिन क्या पता चल रहा है कि भाई 15 मिनट में पूरा का पूरा मार्केट की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है कि आज दिन भर ये जो मार्केट है वो नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 15 मिनट में लोगों ने शेयर को बहुत बेचा है और जब बेचा है तो मार्केट नीचे ही जाएगा धीरे धीरे और पूरे दिन भर क्या चलेगा, जो बेचा है वो एग्जीक्यूट तो हुआ नहीं है और जैसे ही मार्केट ओपन होगा एग्जीक्यूशन चालू होगा, सेलिंग चालू हो जाएगी और मार्केट धड़ाधड़ किधर जाते रहेगा, नीचे। यानी वो पूरे दिन भर मार्केट की वैल्यू डाउन रहेगी। और अगर मैंने यहां पर खरीद लिया है और जैसे मैंने 100 रुपए में कोई शेयर खरीद लिया है, अब पता चला आज दिन भर में उसकी वैल्यू चली गई है 80 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए, तब तो मेरा लॉस हो गया, है कि नहीं? मेरा लॉस हो गया। तो ये जो 9:15 का टाइम पीरियड होता है ना, ये नए इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली होता है कि वो लोग इससे सीख सके कि आज के दिन, मतलब कि आज मार्केट की सिचुएशन, मार्केट की कंडीशन क्या रहेगी, मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या शेयर्स की वैल्यू घटेगी, ठीक है? तो ये टाइम पीरियड बेसिकली फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन होता था सब लोग खरीदते थे, बेचते थे, खरीदते थे, बेचते थे, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होने लगता था। इसके लिए शेयर मार्केट ने, स्टॉक एक्सचेंज ने सोचा कि हम लोग ना
मार्केट 9:15 ओपन होता है, हम 9 बजे ही ओपन कर लेंगे और इससे हम क्या कर लेंगे, जो फ्लक्चुएशंस है आ जाने दो, सारा का सारा चीज हम देख लेंगे और इससे हमें डिसाइड हो जाएगा कि आज मार्केट कहां जाएगा। तो जैसे 9:15 पर ओपन होगा मार्केट उसी तरीके से आराम से बढ़ने लगेगा। तो जब अगर मैंने 2 चीज हमेशा याद रखना कि अगर 9 बजे डिमांड बहुत ज्यादा है तो धीरे इसमें फ्लक्चुएशन दिखाएगा, ऐसे बहुत बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन ये धीरे धीरे देखेंगे, धीरे धीरे ये अगर बढ़ता रहा तो 9:15 के बाद ये ग्राफ धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ते रहेगा और समझ में आ जाएगा कि हमारा जो आज दिन भर में जो शेयर है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर ये 9 से लेकर के 9:15 के बीच में ये ग्राफ धीरे धीरे करके ऊपर नीचे हुआ ऊपर नीचे हुआ ऊपर नीचे और धीरे धीरे अगर 15 के बाद ऐसे नीचे आने लगा तो समझ जाना कि आज दिन भर पूरा ग्राफ कहाँ जाने वाला है, नीचे। ठीक है। तो ये 9 से लेकर के 9:15 के बीच में ना मैक्सिमम फ्लक्चुएशंस रहता है। यहां पर डिसाइड जल्दी हो ही नहीं पाता कि ग्राफ कहां जाएगा। लेकिन 9:15 समझ में आया, इसमें डिसाइड ही नहीं हो पाता कि ये मार्केट बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन जैसे ही 15 जाता है तो समझ में आ जाता है ऊपर कि अच्छा अगर ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है पूरा तो समझ लो आज धीरे धीरे ग्राफ ऊपर जाएगा, और अगर नीचे जा रहा होता है तो धीरे धीरे आज वो पूरा नीचे ही जाएगा। और उस हिसाब से जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने आप को घाटे से बचा सकते हैं। समझ में आया क्या इतना? हाँ, तो प्री मार्केट ओपनिंग आवर कितने बजे से कितने बजे तक? 9 से 9:15। ये किस लिए होता है? यहां पर क्या हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ऑर्डर, हाँ शेयर खरीद लो, लेकिन तुम्हारे ऐसा होगा नहीं ना, एग्जीक्यूट होना मतलब प्रोसेस क्रेडिट नहीं हो रहा है। ठीक है। क्रेडिट होने वाला प्रोसेस 9:15 के बाद शुरू होगा। हाँ नहीं ले सकते हो ना, तू बेच दे तो जैसे ही बेचेगी तो तेरा एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली कैसा होता है, इस बीच में ना और भी सारी चीजें देखी जाती है। जैसे अभी मैं समझाऊंगा, जैसे 3 बजे 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। ठीक है। लेकिन तू 3:30 बजे के बाद भी चाहे तो शेयर्स को खरीद सकती है। ठीक है। 3:30 बजे के, हाँ, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने कैसे बताया कि फ्लिपकार्ट पे जब हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर के बाद हमें एक मैसेज आ जाता है कि हाँ तुम्हारा ये ऑर्डर हो गया है। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया है। लेकिन वो ऑर्डर फिर धीरे धीरे उस पर एक प्रोसेस होता है ना कि अभी जाएगा प्रोसेसिंग में, कहाँ तक, मतलब वो कंपनी के पास पहुंचा कि नहीं, वहां से माल उठा कि नहीं, वो कितने दिन में आएगा, है कि नहीं। उसका एक टाइम पीरियड दिखाता है कि 7 से 8 दिन लगेगा या 2 से 3 दिन लगेगा, है कि नहीं। हाँ, तो वो एग्जीक्यूशन वाला पोर्शन कि हाँ कंपनी के पास तुम्हारा ऑर्डर पहुंच गया है, ये वाला नहीं होगा। फ्लिपकार्ट पर तुमने बुक कर दिया है, ये मैसेज आ गया, लेकिन जो सेलर है उसके पास अभी मैसेज पहुंचा, ये वाला सिचुएशन। फ्लिपकार्ट पे कभी ऑर्डर किया है कि नहीं? कहीं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है? हाँ, तो जब पहली बार हम ऑर्डर करते हैं जैसे कोई भी चीज, तो उसमें 2 मैसेज आता है ना। एक तो हमने ऑर्डर कर दिया, हमारा पैसा कट गया होगा, और अगर मतलब तुरंत पे किया होगा तो पैसा कट गया होगा, और बाकी जिस चीज का ऑर्डर किया होगा उसका हमें मैसेज आ गया होगा कि हाँ तुमने ये चीज, तेल साबुन नमक, ये तुमने मंगा लिया है। ठीक है। अब ये जो सेलर है, मतलब कि जिसका कॉन्टेक्ट है फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, अब उसके पास जाएगा मैसेज कि भाई तुमको ये सामान भेजना है। तो जैसे उसके पास पहुंचेगा तो फिर वहां साइट पर अपडेट हो जाएगा कि हाँ तुम्हारा जो मैसेज है वो सेलर के पास पहुंच गया है। अब वहां से सेलर सामान भेजेगा और वो फिर आएगा तुम्हारे फैक्ट्री वाले में कि कहाँ पूरा पैकेजिंग होता है, पैकेज होगा और धीरे धीरे फिर घर पे आएगा, है कि नहीं। तो तुम ऑर्डर प्लेस करने को
तो प्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन वाला काम होगा, प्रोसेसिंग जो आगे बढ़ेगी कि किसका शेयर, जो जिसका शेयर तुमने खरीदा है, अब वो कोई ना कोई बेचा रहेगा, तभी तो तुमने खरीदा है। हाँ, तो वो बेचने वाले के पास से शेयर को उठाना, वो सारा का सारा जो फंक्शनैलिटी होती है वो 9:15 के बाद शुरू होगा। तो 3:3:30 के बाद भी तुम जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कब होगा? दूसरे दिन 9:15 पर। तो यही देखा जाता है कि भाई जो मार्केट जब बंद हो गया है तो कितने लोग होते हैं ना कि मार्केट बंद होने के बाद भी उनको बेचैनी रहती है, यार अब पूरा 24 घंटे बाद मुझे फिर से मतलब कि मेरा ये मार्केट ओपन होगा, ठीक है। तो बहुत पागल लोग बैठे रहते हैं एकदम शेयर मार्केट के कि नहीं नहीं, उन्हें आज ऑर्डर इतना प्लेस करना है, इतना पैसा उसमें कमाना था, इतना लगाना था, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो मार्केट बंद होने के बाद भी लोग ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं। तो यही जो 9:15 के टाइम पीरियड है ना, उसमें देखा जाता है कि कितना ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, उस ऑर्डर में डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है, यानी कि लोग खरीदे हुए हैं या लोगों ने बेचा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ फ्लक्चुएट होता है, धक 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 धक, और 9:15 के बाद उसका नेचर बताता है। क्लियर हुआ ये? ठीक है। अब देखो, तो यहां पर जब हम लोग इस टाइम पीरियड में प्री मार्केट आवर में जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे? प्री मार्केट आवर में जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए जाता है, प्रोसेसिंग के लिए जाता है? नहीं, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं जाता है, ठीक है। ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, तो याद रखना है यहाँ पे, ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूशन कब चालू होगा? 9:15, ठीक है, 9:15 पे, ठीक है, 9:15 पे। यहां पर दूसरी चीज क्या होती है? ऑर्डर मैचिंग होती है। ऑर्डर मैचिंग, अब ये क्या होता है? ऑर्डर मैचिंग मतलब कि जितने सेलर्स हैं क्या उतने बायर्स भी हैं? नहीं, मतलब वही यहां होता है, बायर्स मतलब कि जैसे एक दिन पहले का ही लोगों ने बहुत सारा ये बेच दिया है, किसी कंपनी का शेयर बेच दिया है, लेकिन उस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए कोई बायर ही नहीं है। तो बताओ उस कंपनी का ग्राफ 9:15 के बाद किधर जाएगा? डाउन होने लगेगा, है कि नहीं? डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पे यही चीज मैच होता है। 9 से 9:15 के बीच में यही होता है कि जितना भी ऑर्डर प्लेस हुआ है उसमें बायर कितने हैं और उसमें सेलर कितने हैं। अगर सेलर बहुत ज्यादा है, बायर कम है, तो ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन बायर बहुत ज्यादा है और सेलर कम है तो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा। समझा? सेलर मतलब बेचने वाला और बायर मतलब खरीदने वाला, और बायर मतलब वही खरीदा, मतलब डिमांड ज्यादा है। समझा? खरीदना मतलब डिमांड ज्यादा है। इतना क्लियर है? तो इस टाइम पीरियड में हम लोग मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। हम लोग यहां क्या कर सकते हैं? वी कैन ऑब्जर्व मार्केट ट्रेंड, कि आज पूरे दिन मार्केट कहां जाएगा? मार्केट ट्रेंड। समझ में? खाली यही 15 मिनट के टाइम पीरियड, तो कितना क्रूशियल टाइम होता है ये, ठीक है। ये 15 मिनट में अगर तुमने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो तुम्हारे लिए फायदा है, नहीं तो गए फिर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके। अब देखो 3:30 बजे तो मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन 3:30 से लेकर के 4 बजे के बीच में ट्रेडर्स, कुछ लोगों के लिए वो मार्केट ओपन रहता है। वो सिर्फ होता है ब्रोकर्स के लिए, ठीक है। वो किसके लिए होता है? ब्रोकर्स के लिए। देखो कौन सा नंबर हो जाएगा? चौथा हो जाएगा कि 3:30 to
4, ये टाइम पीरियड होता है ब्रोकर्स के लिए। ठीक है, यहां पर खाली हम लोग का ऑर्डर कुछ नहीं हो सकता है, ब्रोकर्स के लिए होगा खाली, ओनली फॉर ब्रोकर्स। ठीक है, ओनली फॉर ब्रोकर्स। लेकिन 4 बजे के बाद कोई भी आम पब्लिक भी क्या कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है। हाँ, आफ्टर 4 PM anyone can place order, anyone can place order, but order cannot be executed, order cannot be executed, it will executed, it will executed next day 9:15 आफ्टर 9:15। समझ में आया? हाँ, तो 4 बजे के बाद भी हम शेयर्स को खरीद सकते हैं, लेकिन वो हमारा एग्जीक्यूशन कल बोलते हैं ना, आने वाले अगले दिन जो है 9:15 के बाद स्टार्ट होगा। तो जब 4 बजे के बाद को ऑर्डर प्लेस किया जाता है, उस टाइम पीरियड को कहते हैं आफ्टर मार्केट आवर, और उस टाइम पीरियड में किए गए ऑर्डर को आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, आफ्टर मार्केट आवर, आफ्टर मार्केट आवर। और इसमें किए गए जो ऑर्डर प्लेस किया है, इसको हम कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। इतना क्लियर हुआ? आफ्टर मार्केट ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ठीक है, ओके। अब देखो, अब जब कभी भी मार्केट में, ठीक है, 2 टर्मिनोलॉजी और समझाता हूं। एक होता है कि बुल और एक होता है बियर। ठीक है, देखो, बुल मार्केट और बियर मार्केट, या बुल इन्वेस्टर या बियर इन्वेस्टर, चीज को समझना। बुल और बियर, इसमें 2 चीज, मार्केट और इन्वेस्टर्स। ठीक है, बुल बियर मार्केट या इन्वेस्टर्स। ठीक है, जब कभी भी डिमांड, अच्छा, बुल क्यों रखा गया है बुल? अगर हम बुल की बात करें तो जैसे होता है बैल। ठीक है, हाँ, अभी बैल क्या होता है, अगर किसी को मारता है ना, तो अपने सींग में उठा के और उसको ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकता है। समझ आ रहा है क्या? हाँ, और जो बियर होता है, बियर भालू अपना शिकार मछली को पकड़ता है तो मुंडी को नीचे घुसा करके मछली पकड़ता है। ठीक है, मुंडी नीचे घुसा करके मछली को पकड़ता है। तो जब भी कभी मार्केट में हमें ग्राफ डिमांड बहुत ज्यादा दिखाई दे, ठीक है, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा दिखाई दे, यानी कि क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे मार्केट को हम लोग कहते हैं बुल मार्केट। क्या कहते हैं? बुल मार्केट। अब यहां पर बुल मार्केट कैसे होगा कि लोग खरीद रहे होंगे, है ना, डिमांड ज्यादा होगा, इसलिए प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। तो जो इन्वेस्टर शेयर्स को खरीदता है उसे कहते हैं बुल इन्वेस्टर। ठीक है, जो शेयर को खरीदेगा इस टाइम पीरियड में जो शेयर को खरीद रहा होगा उसे क्या कहेंगे? बुल इन्वेस्टर।
इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ये क्या करते हैं, शेयर को बाय करते हैं, बाय शेयर्स, ठीक है, शेयर्स को लोग बाय करते हैं। लेकिन जब मार्केट में हमें काफी टाइम तक गिरावट देखने को मिल रही हो, ठीक है, जैसे ऊपर सॉरी ऊपर जा रहा था ऊपर, लेकिन इसमें अब गिरावट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, बियर मार्केट। बियर अपना मुंडी नीचे करके शिकार करता है, हाँ, तो इसे हम कहेंगे बियर मार्केट, बियर मार्केट। और ऐसे समय में ऐसा क्यों हुआ कि इसका प्राइस नीचे जाने लगा, लोगों ने बेचना चालू कर दिया है, डिमांड कम हो गई है, तो जो लोग शेयर्स को बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं बियर इन्वेस्टर। समझ में आया क्या, बियर इन्वेस्टर्स ये क्या करते हैं, सेल देयर शेयर्स। क्लियर है। तो स्टॉक मार्केट में जब प्राइस हाइक हो रही है, ऊपर जा रही है, तो उस वक्त ये साइन दिखाया जाता है बुल का साइन। क्यों? क्योंकि ये जब किसी को मारता है पिछवाड़े में ऐसा सींग घुसड़ के ऊपर की तरफ फेंक देता है, ठीक है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक है। और वही भालू होता है, भालू बियर, वो मछली को ऐसे आइस में से मारेगा मुंह हाथ और नीचे से पकड़ के निकाल लेगा अपने मुंह से, तो मार्केट नीचे तरफ जाते हुए दिखाई देता है, तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पर मतलब कि जो प्रेडिक्ट करके कि शेयर मार्केट कितनी ऊंचाई पर जाएगा या कितना नीचे गिर जाएगा, उसमें जो पैसा बना लेता है उसे मतलब कि जो इन्वेस्ट करेगा, अगर उसको पता रहेगा कि ये मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो उसमें उसको पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। तो ऐसे ही इंडिया का बिग बुल किसे कहा जाता है? तो इंडिया का बिग बुल कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला को। बिग बुल ऑफ इंडिया, बिग बुल ऑफ इंडिया, ठीक है, बिग बुल ऑफ इंडिया राकेश झुनझुनवाला। बिग बुल ऑफ इंडिया किसे कहेंगे? राकेश झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, राकेश झुनझुनवाला। इन्होंने शेयर मार्केट में खूब पैसा बनाया, ठीक है, खूब पैसा बनाया। और वही अगर पूरी दुनिया में अगर हम कहें कि बिग बुल ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो वॉरेन बफेट, ठीक है, वॉरेन बफेट। समझ में आया? वॉरेन बफेट। क्लियर है? आज जो हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी वो सारी की सारी क्लियर है। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? डिपोजिटरी एंड दियर मेंबर्स, डिपोजिटरीज एंड डिपोजिटरीज मेंबर्स, है ना। क्या होते हैं डिपोजिटरीज? क्या होते हैं? यस, अरे यार इस तरीके से भूलो मत। NSDL, CDSL, क्या काम होता है इनका? ये लोग कन्वर्ट करते हैं फिजिकल फॉर्म को डीमटेरियल फॉर्म में। और इनके मेंबर्स कौन होते हैं? तो ब्रोकर्स, ठीक है, ब्रोकर्स यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं। तो हमने ये पढ़ा। और क्या पढ़ा? हमने मार्केट आवर के बारे में पढ़ा। मार्केट आवर, मार्केट आवर, ठीक है, मार्केट आवर। मार्केट आवर कब से कब ओपन होता है? मतलब कि शेयर मार्केट 9:15 से 3:30, ठीक है, 3:30। लेकिन 9 से 9:15 के बीच को क्या कहते हैं?
प्री मार्केट ओपनिंग आवर। उसके बाद 9:15 से 3:30 को क्या कहते हैं, मार्केट आवर। फिर 3:30 से 4 बजे आफ्टर मार्केट, ठीक है, आफ्टर मार्केट, ठीक है, आफ्टर मार्केट, ठीक है। इतनी सारी चीजें समझी। उसके बाद हमने समझा एक और टर्मिनोलॉजी, क्या, T+2 वर्किंग डेज। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है, इतना सारा का सारा चीज समझ गए। अच्छा, एक लास्ट चीज बताना रहा कि जैसे कल हमने ब्रोकर्स के टाइप्स पढ़े थे कि हमने देखा था कि जो ये फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं और डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे HDFC सिक्योरिटी क्या है, फुल सर्विस ब्रोकर है, और अपस्टॉक क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर है ना, डिस्काउंट ब्रोकर से। तो वही अगर मैंने कहा था कि इनमें चार्जेस बहुत हाई होते हैं। जैसे अगर HDFC सिक्योरिटी में अगर तुमको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है और अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, तो ये लोग अकाउंट ओपनिंग फीस कितना लेते हैं, 999, ठीक है, 1,000 रुपया तो अकाउंट ओपनिंग ले लेंगे। और उसके बाद इनमें क्वार्टरली बैलेंस भी रखना पड़ता है, मिनिमम 10,000। समझ में आ रहा है क्या? क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस भी रखना होता है 10,000। लेकिन वही अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में पहले जब ये नए नए आते हैं तो ये लोग फ्री में देते हैं, लेकिन इस वक्त अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना है, 249, 250। और वहीं कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें फ्री है, जैसे ग्रो में अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, ठीक है। अब दूसरा चीज मैंने बताया था AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 0 है। लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें दिखाया है कि नहीं, इसका मैं यहां देखो, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट इन लोग का रहता है, एक मिनट, ओके, यहाँ ये क्या है, ठीक है। जैसे एक साइट मैंने ओपन किया है जिसमें हम कंपैरिजन देख सकते हैं इन दोनों का। ये अपस्टॉक का है, ठीक है, स्टॉक का। और कहाँ गया, यहाँ पर आ जाओ, अरे बाबा, दूसरा HDFC कहाँ चला गया भाई, HDFC, एक मिनट, HDFC का भी हम यहाँ ले लेते हैं, HDFC सिक्योरिटी, और दूसरा कहाँ चला गया, कोई अपस्टॉक्स, ठीक है। और यहाँ मैं कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे ओपन करके मैं यहाँ दिखा रहा है HDFC सिक्योरिटी, मोर में जा करके अगर मैं देखूँ तो HDFC सिक्योरिटी का ओपन हो जाएगा और मुझे दिखाएगा, कहाँ चला गया, यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ओके, लेट मी शो यू यार, रिक्वायरमेंट दिखा रहा है, ओके, इक्विटी डिलीवरी 5x, पता नहीं कहाँ रखा है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन लोग का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रहता है, बल्कि जो डिस्काउंटेड रहते हैं, डिस्काउंटेड वालों का कम रहता है, ठीक है। तो ऐसे अगर नॉर्मली हम लोग सर्च करेंगे तो गूगल पे दिखा देगा, बट यहाँ पता नहीं दिखाना है। वैसे अलग अलग भी चार्जेस, जैसे दूसरे चार्जेस है, तो तुम्हारे डिस्काउंटेड और ये फुल सर्विस ब्रोकर्स, इन दोनों पे रहते हैं। इसमें जैसे कि GST हो गया 18%, वो दोनों पे रहेगा। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हो गया, वो 0.125% वो दोनों पे रहता है। बाय एंड सेल पर स्टैम्प ड्यूटी होता है, वो भी लगता है। सेबी का टर्नओवर टैक्स लगता है, ठीक है। तो सब चार्जेस लगता है। अब जैसे कि ये
मैंने बताया ना कि 3-in-1 अकाउंट। 3-in-1 अकाउंट क्या होता है? हमारा सेविंग, डीमैट और ट्रेडिंग एक ही बैंक में है ना। हाँ, तो इसकी सुविधा ये लोग देते हैं। उसके बाद कॉलिंग वगैरह की सुविधा देते रहते हैं, ठीक है। ओके, सो ऑनलाइन जा करके हम लोग सारा चेक कर सकते हैं। मैं दिखाना चाह रहा था बट यहाँ पर पता नहीं है दिखाना है। और जैसे कि अगर हम बात करें इसकी कि फुल सर्विस ब्रोकर्स की, तो फुल सर्विस ब्रोकर्स चूंकि बैंक से रिलेटेड होते हैं और बैंक के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, तो फुल सर्विस ब्रोकर्स के हमें अलग अलग ब्रांच देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं जैसे कि अपस्टॉक हो गया, ये लोग एप्लीकेशंस है और इनका कोई भी ऐसा फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो इनके ब्रांचेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे अगर कंपैरिजन करना रहेगा और सारी चीजों के बारे में जानने के लिए, तो ऑनलाइन हम लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं। बट एक बेसिक जो डिफरेंस था वो मैंने बताया ना कि यहाँ पर चार्जेस हाई रहते हैं जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो आज का सारा कंसेप्ट समझ में आया क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।